यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलना तय हो चुका है क्योंकि फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सेना यूक्रेन में रूस के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फ्रांस अकेले रूस से युद्ध लड़ेगा। इसके बाद वॉशिंगटन तक तनाव फैल गया है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर मैक्रों ने यह गलती की तो युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। फ्रांस की तैयारियों को देखते हुए रूस ने यूरोप से अरब तक परमाणु चक्रव्यूह की रचना कर दी है। रूस एक साथ फ्रांस और इजरायल पर हमले की तैयारी कर चुका है। देखिए कैसे फ्रांस के ऐलान के बाद रूस ने यूरोप से अरब तक परमाणु तैनाती की है और रूस के टारगेट पर कौन कौन से देश हैं। रूस से युद्ध पर नेटो में मंथन। रूस से युद्ध को तैयार फ्रांस। निश्चित रूस फ्रांस का युद्ध। स्वीडिश लड़ाके पहुंचे यूक्रेन। फिनलैंड का बॉर्डर बंद। यूक्रेन में पुतिन का एक्शन। यूरोप में महाविध्वंस की बिसात बिछ चुकी है। यूरोप के जल और नभ में पुतिन का परमाणु चक्र तैयार हो चुका है। फ्रांस ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन की विजय के लिए उसकी सेना व्लादिमीर की शक्तिशाली फौज से टकराने को तैयार है। यूक्रेन ने कहा है कि बहुत जल्द क्रीमिया का कर्च ब्रिज ध्वस्त कर दिया जाएगा। फ्रांस की सेना युद्ध में उतरने के लिए यूक्रेन पहुंचने वाली है। मैक्रों ने कहा है कि अकेले रूस से युद्ध के लिए तैयार है। रूस ने फ्रांस के पास सबमरीन तैनात कर दी है। यूरोप से इजरायल तक रूसी सेना ने व्यूह रचना तैयार कर ली। रूस यूक्रेन की जंग का ग्लोबल चैप्टर शुरू हो चुका है। उसकी वजह है क्रीमिया का कर्च ब्रिज। मार्च के महीने में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि क्रीमिया यूक्रेन का है और उसे मिलना चाहिए। 3 अप्रैल को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस की सेना यूक्रेन युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है कि फ्रांस ने एक बटालियन यूक्रेन भेजने के लिए तैयार कर ली है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि फ्रांस ने 1,500 सैनिकों की बटालियन तैयार की है। इसी महीने यह बटालियन यूक्रेन युद्ध में उतर सकती है। फ्रांस के इस कदम से यूक्रेन की जंग नेटो वर्सेस रूस की जंग बननी तय है। और अमेरिका इस बारे में फ्रांस को आगाह कर चुका है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस की सेना पर यूक्रेन में हमला हुआ तो नेटो को युद्ध में उतरने की जरूरत नहीं है। फ्रांस अकेले रूस से युद्ध लड़ने को तैयार है। फ्रांस का मिशन है क्रीमिया पर यूक्रेन की विजय और इसके लिए जंग का एपिसेंटर क्रीमिया बनने वाला है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बोदानोव ने कहा है कि जून से पहले कर्च ब्रिज को ध्वस्त कर दिया जाएगा। फ्रांस की सेना का टारगेट क्रीमिया ब्रिज होगा। फ्रांस और यूक्रेन की सेना क्रीमिया में साझा ऑपरेशन चलाने वाली है। रूस ने कहा है कि अगर फ्रांस की सेना यूक्रेन पहुंची तो यूक्रेन का विनाश निश्चित है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ्रांस के युद्ध में उतरने का मतलब होगा युद्ध का यूरोप विस्तार और उसकी तैयारी हो चुकी है।
और रूस के Tu-95MS परमाणु बॉम्बर बैरेंट्स सागर से नॉर्वेजियन सागर तक गश्त लगा रहे हैं। इनके टारगेट पर पश्चिमी यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम है। इन बॉम्बर्स पर KH-101 क्रूज मिसाइलें भी लोडेड हैं। इन बॉम्बर्स पर कुल 8 मिसाइलें लगाई गई हैं। ये 15,000 किलोग्राम क्षमता की परमाणु मिसाइलें हैं। KH-101 क्रूज मिसाइलों की रेंज 5,500 किलोमीटर है। दूसरा मोर्चा भूमध्य सागर में बनाया गया है। भूमध्य सागर में स्पेन के करीब बैलियरिक सागर में रूस ने परमाणु सबमरीन तैनात कर दी है। इसके टारगेट पर फ्रांस और स्पेन है। सबमरीन पर SMM-52 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं और इस सबमरीन पर कुल 4 मिसाइलें हैं। हर मिसाइल की क्षमता 80 किलोटन परमाणु वॉरहेड की है। ये मिसाइलें 8,300 किलोमीटर की दूरी तक सटीक प्रहार कर सकती हैं। ये इनकी ताकत है। रूस ने यूरोप में फ्रांस के साथ साथ यूक्रेन विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। और जैसा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, वैसा ही हो भी रहा है। यूक्रेन के भीतर महाविनाश के धमाके शुरू हो चुके हैं और उसकी वजह है स्वीडन। रूस ने कहा है कि स्वीडन के मर्सिनरीज यूक्रेन जंग में उतर चुके हैं। स्वीडन सरकार की इजाजत से यूक्रेन में मर्सिनरी भेजे गए हैं। ये अलग अलग इलाकों में जंग लड़ रहे हैं। स्वीडिश सैनिकों को मर्सिनरीज बनाकर भेजे जाने की आशंका है। स्वीडन के लड़ाकों के यूक्रेन पहुंचते ही रूस ने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी और यह विध्वंसक हमला खार्किव पर किया गया है। 3 मार्च की देर रात रूस ने खार्किव पर कई हमले किए। इन हमलों के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची, तभी रूस ने फिर एक ड्रोन हमला किया। फायर ब्रिगेड के लोग बचने के लिए भागे और उनसे थोड़ी दूर पर जबरदस्त धमाका हुआ। इस हमले में फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी मारे गए और कई घायल हो गए। यूक्रेन पर विनाशक हमले शुरू होते ही पड़ोसी देशों ने बचाव की तैयारी शुरू कर दी। फिनलैंड ने रूस से सटे अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। रूस ने यूरोप के साथ साथ अरब में यूएस सहयोगी इजराइल पर हमले की तैयारी कर ली है। सीरिया और अफ्रीका से रूस की सेना इजराइल बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। अगर फ्रांस ने यूक्रेन युद्ध में सेना उतारी तो रूस हमास के साथ इजराइल पर हमला कर देगा। यूरोप से अरब तक महासंग्राम का बारूद बिछाया जा चुका है और मैक्रो के एक कदम से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली सेना अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर है। इजराइल में चप्पे चप्पे पर एयर डिफेंस तैनात कर दिया गया है। आम लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान इजराइल से सीरिया में हमले का बदला लेने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर ईरानी सेना बहुत बड़ा विस्फोट करने वाली है। इससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी टेंशन में है। सवाल यही है कि ईरान के प्रतिशोध का प्रारूप क्या हो। सीरिया की राजधानी में इजराइल का हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट और अरब में विनाश की ऐसी अग्नि भड़कने जा रही है जो कई देशों को एक साथ भस्म कर देगी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अरब की धरती से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने वाला है।
महाविनाश का बटन ईरान दबाने जा रहा है। ईरान सीरिया में हमले का बदला लेने जा रहा है। ईरान इजराइल पर हमला करने जा रहा है। 2 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमले किए थे। इजरायली हमले में ईरान के 7 कमांडर्स मारे गए हैं और इसके बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने इजराइल पर विध्वंसक हमला करने की घोषणा कर दी है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान 24 घंटे के अंदर बदला लेने की तैयारी कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को ईरान ने बड़े हमले का प्लान बना लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में खामनेई ने प्रतिशोध के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अपनी सेना को हमले का आदेश देने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इजराइल को दहलाने की धमकी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि ईरानी दूतावास पर हमले के लिए इजराइल को पश्चाताप करना होगा। ईरान इस हमले का बदला लेगा। इजराइल को थप्पड़ मारा जाएगा। ईरानी सेना इजराइल का जल्द ही पतन कर देगी। मुस्लिम देश जल्द ही इजराइल के विनाश का जश्न मनाएंगे। मॉस्को और तेहरान में एक डील हो रही है। माना जा रहा है कि सैन्य संधि होते ही ईरान इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से धावा बोल सकता है। ईरानी सेना सीरिया, यमन और ईरान से इजराइल पर हमला कर सकती है। ईरान के पास 3000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान चाहे तो अपनी धरती से ही इजरायली शहरों को समाप्त कर सकता है। हालांकि ईरान किस फ्रंट से इजराइल पर हमला करने वाला है, यह अभी साफ नहीं हो सका है। ईरान के हुंकार, उसकी धमकी, उसकी तैयारी को देखकर नेतन्याहू और उनकी सेना सहम गई है। ईरान के हमलों को रोकने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सेना को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर कर दिया है। इजरायली धरती की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। और ईरान की धमकी के बाद इजराइल किस तरह से डरा हुआ है, वो ईरान के हमलों को रोकने के लिए कैसी तैयारी कर चुका है, अब इसे समझिए। नेतन्याहू ने अपनी सेना को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सीमा के साथ करीब के शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। इजराइल ने न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया बल्कि उन्हें एक्टिवेट भी कर दिया है। इजराइल ने अपने आसपास के क्षेत्रों में जीपीएस को ब्लॉक कर दिया है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इजराइल पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में हमले की आशंका है वहां के लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है ताकि हमले की स्थिति में जान बचाई जा सके। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा ईरानी खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उसने अपनी एयर डिफेंस यूनिट में तैनात सभी लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। ईरान में सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी डरा हुआ है। ईरानी इंटेलिजेंस को इनपुट मिले हैं कि सीरिया में हमले के पीछे अमेरिका का भी हाथ है। ऐसे में ईरान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और अरब में अपने सैन्य बेस की सुरक्षा बढ़ा दी। सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस की सुरक्षा को अभेद्य कर दिया गया है।
उधर ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से पर्शियन गल्फ के आसपास जीपीएस को जाम करना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका उसके हमलों को इंटरसेप्ट ना कर पाए। ईरान ने अपने मारे गए कमांडरों को दफन कर दिया है। अब ईरानी सेना आधी रात इजराइल के साथ साथ अमेरिकी बेस पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकती है। जिस वक्त ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त ईरानी धरती पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया। ईरान के दक्षिण पूर्व के शहरों में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये विस्फोट जैश-ए-अदल के आतंकियों ने किए। जैश-ए-अदल ने एक साथ ईरान के 4 शहरों पर हमला किया। जैश-ए-अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में ईरानी सेना के ठिकानों पर धावा बोला। रस्क, चाबहार और हमादान में भी एक के बाद एक कई धमाके हुए। सिस्तान बलूचिस्तान में अल-अदल के आतंकियों ने ईरानी सेना के 3 ठिकानों पर धावा बोला। ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। रस्क इलाके में ईरानी सेना के 2 अड्डे और एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। चाबहार में अल-अदल ने 3 सैन्य ठिकाने और एक पुलिस स्टेशन को टारगेट किया। अल-अदल के आतंकियों ने हमादान को भी दहला दिया। चारों शहरों में ईरानी सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त जंग हुई। धमाकों के साथ साथ आमने सामने की फायरिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अल-अदल के हमले में ईरान के आधा दर्जन जवान मारे गए। ईरान के पलटवार में कई आतंकियों का भी खात्मा हो गया। इस आतंकी हमले के बाद ईरान का गुस्सा और भड़क गया है। उसे शक है कि इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। ऐसे में अब ईरान इजरायल को मिटाने वाला अभियान शुरू करने जा रहा है। अगले 24 घंटे में अरब की धरती पर तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क ने यमन के हूती संगठन से संधि की पेशकश की है। लाल सागर में शांति बनाए रखने की अपील की है और जानते हैं इसकी एवज में अमेरिका हूती को मान्यता देगा, उस पर लगे आतंकी टैग को हटा देगा। वो भी तब जब लगातार लाल सागर में हूती के हमले जारी हैं। सिलसिलेवार ढंग से कार्गो शिप को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हूती के बारूदी जलजले से अमेरिकी सेना सहम गई है? क्या हूती के आगे बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है? क्योंकि अगर हूती को मान्यता मिली तो फिर अरब का समीकरण बदल जाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला लाल सागर, जो यूरोप और एशिया जैसे 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। मगर इसी लाल सागर में बीते 6 महीनों से प्रचंड बारूदी कोहराम जारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। युद्धपोत कार्गो शिप का दहन काल जारी है। जानते हैं बीते 6 महीनों से लाल सागर में बारूदी गदर किसने मचा रखा है? किसने अपने घातक हथियारों से रेड सी की सप्लाई चेन को तहस नहस कर रखा है? वो कोई और नहीं बल्कि यमन के हूती लड़ाके। जिनके जलजले से महाशक्ति अमेरिका तक सहमा हुआ है। क्योंकि एक बार फिर रेड सी में हूती ने जबरदस्त प्रहार किया। मसलन रेड सी में हूती ने इटली के कार्गो शिप पर हमला किया।
हूती लड़ाकों ने कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। हालांकि लाल सागर में हूती के हमलों के बाद डैनिश नेवी ने जवाबी कार्रवाई की। हूती के कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। मगर हूती पर सबसे जबरदस्त पलटवार अमेरिका ने किया। यूएस नेवी ने लाल सागर और यमन पर भीषण हमले किए। अमेरिका के हमले में हूती की एंटी शिप मिसाइल तबाह हो गई। इसके अलावा हूती के 2 ड्रोन्स भी अमेरिका ने मार गिराए। यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर भी अमेरिका ने बमबारी की। बेशक अमेरिकी प्रतिघात से हूती लैंड में खलबली मच गई, मगर इस बार पलटवार के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो इस बात का संकेत दे रही है कि हूती जैसे संगठन के आगे अब अमेरिका भी हथियार डाल चुका है। हूती के बारूदी ट्रेलर से वॉशिंगटन सन्न हो चुका है। जानते हैं क्यों? दरअसल अमेरिका की तरफ से हूती को पेशकश की गई है वो ये कि अगर लाल सागर में हूती हमलों को रोक देता है तो अमेरिका उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से हटा सकता है। इतना ही नहीं, अगर रेड सी और यमन में हूती शांति बरकरार रखता है तो हम हूती गुट को मान्यता भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि ठीक ऐसा ही बयान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीते साल नवंबर में दिया था, जब लाल सागर में हूती लड़ाकों के हमले चरम पर थे। उस दौरान हूती ने जापान के कार्गो शिप को हाईजैक भी कर लिया था। और अब 6 महीने बाद यमन में अमेरिका के विशेष राजदूत टिम ने एक बार फिर उसी बात को दोहराया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या अमेरिका ने हूती के आगे सरेंडर कर दिया? क्या लाल सागर में हूती के बारूदी जलजले से बाइडेन भयभीत हो गए? क्योंकि 6 महीने पहले यमन के जिन हूती लड़ाकों को अमेरिका ने मामूली समझा, जिनकी बारूदी धमकी को बाइडेन ने धुएं में उड़ा दिया, आज उन्हीं हूती लड़ाकों से अमेरिका शांति की अपील कर रहा है। हूती पर लगे SDGT यानी स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट के टैग को हटाने की पेशकश कर रहा है। इजराइल हमास जंग के दौरान हूती का बारूदी एक्शन लाल सागर में देखने को मिला। मसलन अक्टूबर 2023 में हूती ने रेड सी में पहला अटैक किया। बीते 6 महीनों में हूती 100 से ज्यादा हमले कर चुका है, करीब 60 से ज्यादा कार्गो शिप को तबाह कर चुका है। ऐसे में जनवरी 2024 में यूएस ने हूती को SDGT लिस्ट में डाला। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी 2021 में हूती को आतंकी संगठन घोषित किया था, मगर बाइडेन सरकार ने 1 महीने बाद ही हूती को स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया। बस बाइडेन की इसी भूल से हूती को जबरदस्त फायदा हुआ। उसने फंडिंग के जरिए धड़ल्ले से हथियार जुटाए, जिनका बारूदी ट्रेलर अब लाल सागर से अदन की खाड़ी और इजराइल तक देखने को मिल रहा है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने हूती को इसी साल फिर से आतंकी संगठन घोषित किया, मगर अब फिर से बाइडेन हूती से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ, अगर हूती लड़ाकों से ग्लोबल आतंकी का टैग हटा, अगर उसे अमेरिका की तरफ से मान्यता मिली, तो इससे अरब का समीकरण बदल जाएगा। क्योंकि हूती को मान्यता मिलने से सऊदी अरब भड़क जाएगा, क्योंकि हूती और सऊदी अरब की अदावत दशकों पुरानी है। इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में खटास पड़ सकती है। हूती ईरान समर्थित संगठन है और इजराइल पर हमले करता है। अरब में मौजूद तमाम ईरान समर्थित संगठन मजबूत हो जाएंगे।
मान्यता मिलने के बाद हूती को फंडिंग आसानी से मिल जाएगी। दरअसल हूती से ग्लोबल आतंकी का टैग हटाना, उसे मान्यता देना बाइडेन की मजबूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले अरब की आग शांत नहीं हुई, लाल सागर में बारूदी कोहराम नहीं थमा, तो इससे अमेरिका और यूरोप को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा। क्योंकि हूती का मकसद ही है रेड सी की सप्लाई चेन को तोड़ना। अब यह देखना होगा कि बाइडेन का यह दांव कारगर साबित होता है या फिर इससे अरब में और ज्यादा तनाव बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में विनाश का नया बवंडर आ गया है। सर्वनाश का नया दौर तब शुरू हुआ जब युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ने नए और घातक हथियार उतार दिए। यूक्रेन जहां 3000 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन से हमले कर रहा है, तो पुतिन सेना जंग में ड्रोन किलर को भेज रही है। इसके बाद जंग कितनी भीषण हो गई है, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध की आग इसलिए बहुत विकराल हो गई है क्योंकि अब नए हथियारों से जंग हो रही है। रूस यूक्रेन दोनों ही नए और घातक हथियारों से वार पलटवार कर रहे हैं। जंग इसलिए बहुत विध्वंसक रूप ले चुकी है क्योंकि नए हथियारों से जो हमले हो रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। हमले के लिए नए हथियारों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा रूसी सेना कर रही है। रूसी सेना ने फ्रंट लाइन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम टेट्राहेड्रॉन को डिप्लॉय कर दिया है। टेट्राहेड्रॉन आसमान में उड़कर रूसी हथियारों की कुछ इस तरह से सुरक्षा कर रहा है। यह यूक्रेन के ड्रोन का हवा में ही शिकार कर लेता है और इस तरह रूसी हथियारों की हिफाजत होती है। इसके अलावा रूस कुबला ग्राउंड ड्रोन से भी हमले कर रहा है। इस ड्रोन के जरिए रूसी सेना यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने में सफल हो रही है। इसके साथ ही रूस ने अपनी कैलिबर और इस्कंदर मिसाइलों में नया और घातक वॉरहेड लगा दिया है। अब रूसी फौज इन्हीं मिसाइलों से हमला कर रही है जिसे यूक्रेनी एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ रूसी नहीं बल्कि नए हथियारों का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की सेना भी कर रही है। यूक्रेनी सेना अब अपने सबसे घातक और विध्वंसक ड्रोन से हमला कर रही है। इस ड्रोन का नाम है फैल्कन 300। फैल्कन 300 की रेंज 3300 किलोमीटर है। ये 300 किलो का पेलोड ले जाकर तबाही मचाता है। ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसके अलावा ग्रीस ने यूक्रेन को व्हाइट फॉस्फोरस दिया है। यूक्रेनी सेना युद्ध में वापसी के लिए इसका भी इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कई और घातक हथियार मिले हैं। ज़ेलेंस्की फोर्स अब इन्हीं हथियारों से रूसी फौज पर धावा बोल रही है। युद्ध में नए हथियारों की एंट्री का ही परिणाम है कि जंग बहुत ही भयावह रूप ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और जिस समंदर में चीन खुद को सबसे ताकतवर मानता है, वहां ड्रैगन की बादशाहत को चुनौती देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मुहिम तेज कर दी। ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के गठबंधन ने ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु पनडुब्बी से लैस करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 8 पनडुब्बी तैयार हो रही है। तकनीक अमेरिका दे रहा है, इसलिए सभी पनडुब्बी बेहद ताकतवर है। ताइवान के करीब कभी चीन के लड़ाकू विमानों की उड़ान, कभी ताइवान स्ट्रेट में लाल सेना के युद्धपोत की घुसपैठ, तो कभी युद्धाभ्यास के नाम पर जंग जैसा माहौल। चीन की इसी हेकड़ी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने मुहिम तेज कर दी है। ड्रैगन को काबू करने के लिए जल्द चीन के करीब तैनात होंगे ऐसे कई समंदर के शिकारी। समंदर की गहराई में मौजूद ऐसा पहरेदार जिसकी वजह से दुश्मन गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करता। चीन के विशाल नौसेना के पास ऐसी कई न्यूक्लियर सबमरीन हैं। ड्रैगन को अपनी पनडुब्बियों पर बड़ा गुमान है, लेकिन अब ड्रैगन के गुरूर को तोड़ने का इंतजाम हो चुका है। दुनिया के 2 शक्तिशाली देश अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी से लैस करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन और अमेरिका 8 परमाणु पनडुब्बियां देंगे। इसके बाद दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक ताकत बढ़ जाएगी। यह सब ऑकस के तहत हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले ऑकस समझौते को समझिए। 2021 में ऑकस नाम से सुरक्षा साझेदारी की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाया जाना है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी भी साझा कर सकेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन कंट्री के खिलाफ आक्रामक युद्ध नीति का जो प्लान तैयार किया गया, जिस प्रोजेक्ट ऑकस को लॉन्च किया गया, उसका असर दिखने लगा है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 8 सबमरीन बनाएंगे। सबमरीन बनाने के लिए अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल होगा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा। जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया को 2 और सबमरीन मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली सबमरीन समंदर में गश्त लगाएगी। इससे दक्षिण चीन सागर में भी ड्रैगन की घेरेबंदी की जा सकेगी। ऑर्डर मिलने के साथ ही सबमरीन ब्लू वॉर जोन में मौजूद चीनी युद्धपोतों को तहस नहस कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए 2027 तक 4 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश सबमरीन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तैनात की जाएगी। उन्नीस 1950 के बाद यह पहला मौका होगा जब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी और देश के साथ साझा करेगा। अब उम्मीद है कि चीन की आक्रामकता को देखते हुए ये डील समय से पहले पूरी कर ली जाएगी और ताइवान के करीब समंदर की गहराई में कई पहरेदार गश्त लगाने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में संपूर्ण जीत हासिल करने से पहले रूस इसकी सीमा को बेहद छोटे दायरे में समेट देना चाहता है। इसी मिशन के तहत यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने वाली नदी नेप्रो के एक हिस्से पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने में जुट गया है। यानी रूस यूक्रेन को पहले आधा करेगा और फिर दक्षिण की तरफ से भी यूक्रेन बॉर्डर को समंदर से बहुत पीछे धकेलने की तैयारी है। एक तरफ यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जे का प्लान है तो दूसरी तरफ
यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बेहद कम कर देने का प्लान है। रूस ने इस अभियान के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। न नीप्रो नदी बचेगी, न समुद्र से संपर्क रहेगा। पानी के लिए तूफानी जंग। पहले नीप्रो किनारे के शहर, काला सागर के तटों पर कहर, नीप्रो पर कब्जे की जंग, समुद्र से कनेक्शन खत्म। रूस की सेना, रूस की पूरी शक्ति और रूस के हथियारों का टारगेट इन दिनों पानी के इर्द गिर्द ही केंद्रित हो चुका है। एक तरफ यूक्रेन की लाइफलाइन नीप्रो नदी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को शक्ति देने वाला काला सागर। इन दोनों जगहों पर रूस का भीषण प्रहार जारी है। समुद्री तट पर मिसाइलों की बरसात हो रही है, तो नीप्रो किनारे दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त संघर्ष का दौर चल रहा है। जल्द से जल्द जीत हासिल करने के लिए रूस 500 किलो वजनी बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सुखोई 34 में कैमरा लगाया था। इस बॉम्बर में जो बम है उसका वजन 525 किलो है। नाम ODAP 500। रूस के सुखोई 34 एक बार में 4 बम को लेकर उड़ान भर सकता है। भारी भरकम इन बमों में विंग्स के साथ कंट्रोल सिस्टम भी है। यानी ये बम मिसाइल की तरह सटीक निशाने पर प्रहार करता है और भयंकर विस्फोट की वजह से जमीन में कई फीट नीचे तक गड्ढा बन जाता है। सुरंग और बंकर भी इस बम से दुश्मनों की जान नहीं बचा सकते। धुंधली तस्वीर में आग का गोला और धुआं नजर आ रहा है। आग लगने से पहले यूक्रेन का यह हेलीकॉप्टर कुछ इसी तरह से युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहा था। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक की तरफ से कई Mi-35 हेलीकॉप्टर मिले हैं, लेकिन चासव यार के पास रूस के सटीक निशाने ने यूक्रेन के हेलीकॉप्टर को भस्म कर दिया। नीप्रो के किनारे रूसी फौज टॉस-1 बुराटिनो सिस्टम से लैस है। दिन के समय थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट लोड किए गए। फिर रूसी सेना ने रात होने का इंतजार किया और अंधेरा गहराते ही यूक्रेनी सेना के एक कैंप पर आग की बरसात कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नीप्रो किनारे 40,000 स्क्वायर फीट के इलाके में हमला किया गया। नीप्रो के तट पर यूक्रेन की सेना ने अस्थायी कैंप लगाया था।
यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया। निप्रो नदी के किनारे बहुत लंबे इलाके में लगातार घमासान जारी है। आपको दिखाते हैं कि निप्रो किनारे किस तरह के हालात हैं और रूस कैसे समुद्री तट से नदी के तट तक भीषण हमले कर रहा है। अवदीवका और बाखमुट की तरह ही अब युद्ध का केंद्र निप्रो नदी बन गया है। यहां निप्रो के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना मौजूद है, तो वहीं पश्चिमी तट पर यूक्रेनी फौज है। दोनों के बीच आमना सामना हो रहा है। रूस निप्रो पर कब्जे की जंग लड़ रहा है। दोनों सेनाओं में लगातार भीषण युद्ध चल रहा है। पूर्वी हिस्से में रूस इस वक्त हावी है। निप्रो के दोनों तट पर जोरदार जंग जारी है। रूस के निप्रो मिशन के तहत ज़ापोरिजिया और चेरकासी में दोनों सेनाओं के बीच आर पार की जंग चल रही है। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क में रूस की सेना कब्जे की कोशिश कर रही है और निकोपोल पर भी रूस की भारी गोलाबारी जारी है। सबसे अहम निप्रो शहर है। इसके अलावा लगातार कीव को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। नदी से दूर समुद्र में भी भयंकर हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन को काला सागर में बहुत पीछे धकेलने की कोशिश में है। रूस यूक्रेन को समंदर से दूर करने के लिए ओडिशा से माइकोलेव तक हमले कर रहा है। रूस इस पूरे हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश में है और रूस के फाइटर जेट्स ने कई बार ओडिशा से माइकोलेव के बीच ओचाकीव पर मिसाइल से प्रहार किया है और राइबोखीवका में भी ये हमले जारी हैं। काला सागर से सटे कोबलेवे इलाके को भी टारगेट किया जा रहा है। यूएनए और फोंतांका जैसे तमाम इलाकों पर मिसाइलों की बरसात का दौर जारी है। यूक्रेन का दक्षिणी किनारा हो या फिर निप्रो का पूर्वी इलाका, पुतिन हर जगह ऐसी ही तस्वीर देखना चाहते हैं। मारियुपोल रूस के कब्जे में है और वहां की इमारतों पर अब रूसी झंडे लगा दिए गए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों को मारियुपोल बनाने के लिए ही रूस की सेना अब फैब 1500 ग्लाइडेड बम से प्रहार कर रही है। इस बम से यूक्रेन के कई इलाकों में भयंकर तबाही मची। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन का जवाबी हमला भी जारी है। रूस नहीं मानता कि यह हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन अभी तक इसका जवाब सामने नहीं आया है कि रोस्टोव ऑन डॉन में एक तेल भंडार में आग कैसे लगी। एक रहस्यमयी धमाका मॉस्को के पोडोस्क में हुआ। यहां एक बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशन में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज भी सुनी। माना जा रहा है कि यह भी यूक्रेन के हमले की वजह से हुआ। यूक्रेनी फौज के पास आर्टिलरी के लिए शेल की कमी है, लेकिन फिलहाल जो भी बचा है निप्रो के तट पर, उसी से यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। यूक्रेन का ड्रोन प्रहार भी लगातार जारी है। निप्रो के तट पर भयंकर जंग के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन को ब्लैक सी से दूर करने का अभियान भी तेज कर दिया है। रूस मरीन ड्रोन के हमलों से खौफ में है, इसलिए यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर कब्जे का मिशन है। यूक्रेन को समंदर से दूर करके मरीन ड्रोन का प्रहार रोका जा सकता है। काला सागर की वजह से यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका के लिए एक अहम स्पॉट बन गया था। यूक्रेन को अगर काला सागर से दूर कर दिया जाए तो दुनिया में यूक्रेन की अहमियत बेहद कम हो जाएगी। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूक्रेन में अमेरिका की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। काला सागर से रूस के करीब आने का प्लान चौपट हो जाएगा। सबसे अहम क्रीमिया की सुरक्षा भी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने क्रीमिया में हुए हमले का बदला लेने के लिए ही ओडेसा को टारगेट किया है। यानी रूस यूक्रेन को एक सीमित दायरे में समेटने की मुहिम पर है, जिसमें एक तरफ यूक्रेन की सीमा को निप्रो नदी तय करेगी, तो दूसरी तरफ बंदरगाहों से दूर यूक्रेन दुनिया के संपर्क से दूर होगा
और आर्थिक तौर पर भी बेहद कमजोर और लाचार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।